नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं यतेंद्र शर्मा। बड़ौदा उपचुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, यानी मतदान के लिए 1 हफ्ते का वक्त बचा है। इसलिए सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ौदा के रण में उतरने वाले हैं। मुख्यमंत्री 29 अक्टूबर को बड़ौदा हल्के के गांव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, तो इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला भी मैदान में नजर आ रहे हैं। प्रचार के बीच तीनों ही दलों की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। खैर, कौन जीतेगा ये तो 10 नवंबर को नतीजों के दिन साफ हो जाएगा, लेकिन हर चुनाव में दिखाई देने वाला दल, जो दल बदल का जो सिलसिला है, वो इस बार भी उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस से टिकट के दावेदार जगबीर मलिक ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी को समर्थन दे दिया। पूर्व विधायक किताब सिंह भी आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। कुछ दिन पहले प्रदीप सांगवान ने भी बीजेपी का दामन थामा था। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि बड़ौदा उपचुनाव में दल बदल का कितना असर देखने को मिलेगा। खास मेहमानों के साथ चर्चा करें उससे पहले 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं कि कांग्रेस से टिकट के दावेदार जगबीर मलिक ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी को समर्थन दे दिया है। आप ये 4 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी में प्रदीप सांगवान शामिल हो गए हैं। वहीं पूर्व विधायक किताब सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उनको शामिल कराया। जगबीर मलिक ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। इसके साथ ही परविंदर ढुल कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। परविंदर ढुल भी, यानी कि जहां बीजेपी में भी बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस का भी कुनबा में जो लोग हैं वो भी शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 नवंबर को वोटिंग होगी, उससे पहले दल बदल का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। बीजेपी में प्रदीप सांगवान, जिनके पिता किशन सांगवान बीजेपी के सांसद रहे सोनीपत से, लेकिन बाद में प्रदीप सांगवान बीजेपी से निराश होकर कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदीप सांगवान टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन टिकट ना मिलने से नाराज हो गए कांग्रेस से और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं पूर्व विधायक किताब सिंह बीजेपी में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आज शामिल हो गए और साथ ही साथ जगबीर मलिक, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे, उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन की घोषणा कर दिया। जब भी इलेक्शन होते हैं और खासकर हरियाणा में, तो हमेशा एक जाति का फैक्टर हावी रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इस चुनाव में वो जाति के फैक्टर को हावी नहीं होने देंगे। दिखाते हैं हम आपको एक रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे पर रहते हुए कांग्रेस को दोहरा झटका दिया है। सीएम की मौजूदगी में कांग्रेस के पूर्व विधायक किताब सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वहीं कांग्रेस के ही बड़ौदा से उम्मीदवार रहे जगबीर मलिक बीजेपी के साथ खड़े हो गए। जगबीर मलिक पीटीआई हैं, ऐसे में सरकारी पद पर रहते हुए उन्होंने बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने जगबीर मलिक के समर्थन का स्वागत करते हुए कहा कि वो बड़ा लक्ष्य लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। सीएम ने कहा कि जगबीर मलिक कांग्रेस में रहते हुए मेरी मदद करते आए हैं। इनके साथ आज सैकड़ों और लोगों ने, जो समर्थक थे इनके, उन्होंने सबने ज्वाइन किया है और अभी तो शाम तक मैं हूँ। बहुत लोगों की यानी सूचना है मुझे कि यहाँ आने वाले हैं, आएंगे, उनसे बातचीत होगी। कोई आज ज्वाइन करेगा, कोई मेरे वहाँ जाने के बाद ज्वाइन करेगा, लेकिन ये सिलसिला लगातार चुनाव तक ये चलता रहेगा। आज बहुत लोग जातिगत विचार को छोड़ करके हमारे साथ अब जुड़े हैं। उस जातिगत अगर तरीके से देखा जाता तो आज हमारे जगबीर मलिक ये हमारे साथ क्यों जुड़ते हैं? ये सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ जुड़े हैं, साथ लगे हैं। और यही नहीं, इससे पहले कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वो सारे अपनी जातिगत तरीके से ऊपर उठ करके जुड़ रहे हैं। इसलिए हमारा कभी भी जातिगत ना पहले रहा है, ना अब है, ना आगे रहेगा। इस दौरान मौके पर मौजूद करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कहा कि जगबीर मलिक के साथ कांग्रेस में धोखा किया गया है। भाटिया ने कहा कि जगबीर अगर बीजेपी से टिकट मांगते हैं तो विचार किया जाता।
वहीं खुद जगबीर मलिक ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी का दलदल है, वहां घुटन महसूस हो रही थी। टिकट में दावेदारी के बावजूद टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि नौकरी से वीआरएस के लिए अप्लाई किया है, जल्द मंजूर हो जाएगा। जी, जो कांग्रेस पार्टी में हम लगातार 28-30 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में हमने बहुत मेहनत की और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में रहा। लेकिन स्वाभिमान की बात है कि हमने इतनी मेहनत की और ईमानदारी के साथ रहे, वफादारी के साथ रहे। यहाँ कांग्रेस में बहुत बड़ा दलदल है, बहुत एक दूसरे के विरोधाभास है। अगर जो आम कार्यकर्ता है उसको कांग्रेस पार्टी में कोई विशेष स्थान नहीं है। यहाँ पर अगर किसी का बाप मंत्री या एमपी है तो उसको तो सोच सकते हैं, अगर ये खानदान इसका बाप एमएलए रहा है, मंत्री रहा है। तो बीजेपी पार्टी क्या है, अगर आम कार्यकर्ता अगर कोई मेहनत करता है, सच्चाई और ईमानदारी के साथ लगा रहता है, तो वहाँ पर इस तरह की कोई काउंटिंग गिनती नहीं होती। वहाँ पर आम कार्यकर्ता की गिनती होती है और उसको एमएलए और एमपी का टिकट भी ये देते हैं। और जो धुरंधर है, चाहे कोई मंत्री रहा है बीजेपी में, अगर वो काम नहीं कर रहा है, उस पर कोई व्यंग्य कसा जाता है तो उसको बाहर का भी रास्ता ये तुरंत दिखा देते हैं। नाराजगी तो देखो स्वाभाविक है, क्यों हमने काम किया और उसके बावजूद कम से कम मान सम्मान तो मिलना चाहिए। कोई आकर के कहे कि आप लगे रहो या जो भी उनकी जो मानसिकता है, तुच्छ मानसिकता है, तो मैंने ये देखा कि यहाँ तो दलदल है। वहीं सीएम की मौजूदगी में कांग्रेस के पूर्व विधायक किताब सिंह मलिक ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। किताब सिंह 2 बार विधायक रहे हैं। हरियाणा भवन में कई और नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो आज की बड़ी बहस में हमारे सवाल हैं कि बड़ौदा उपचुनाव में दल बदल का कितना असर देखने को मिलेगा। जिस तरह से हर दल में, सियासी दल में टूट होती हुई दिखाई दे रही है, उनके नेता दूसरे दल को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसका कितना असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। और क्या बड़ौदा उपचुनाव में जाति फैक्टर हावी रहेगा, जो हमेशा से पहचान रही है ऐसे चुनावों में कि जाति फैक्टर हमेशा हावी रहता है। तो सवाल यही है कि बड़ौदा उपचुनाव में क्या इस बार भी जाति फैक्टर हावी रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो साफ इनकार कर रहे हैं कि उनकी जो रणनीति है वो जाति फैक्टर को हावी नहीं होने देगी। तो इस बड़ी बहस में हमारा सवाल यही है कि बड़ौदा उपचुनाव में हावी रहेगा क्या जाति फैक्टर, और साथ ही जो दल बदल हो रहा है, जो हमेशा से चुनावों में अक्सर देखने को मिलता है कि जिस किसी को टिकट नहीं मिलता या जो नाराज होता है वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। तो इस बड़ौदा उपचुनाव में इस दल बदल का कितना असर देखने को मिलेगा, ये इस मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ राजीव जेटली जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं और वहीं बजरंग दास गर्ग कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जेटली साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जाति फैक्टर हावी नहीं रहेगा, लेकिन इन चुनावों की सच्चाई भी तो यही है कि जाति फैक्टर कितना भी जोर लगा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, वो जाता ही नहीं है। ये जाति फैक्टर जो हरियाणा के अंदर है, ये केवल बड़ौदा तक सीमित नहीं है। हरियाणा की परंपरा राजनीतिक जहां से शुरुआत हुई है, वो शुरुआत ही जातियों से हुई है जी। हरियाणा के अंदर जब भी हम बात करते थे किसी भी राजनीतिक पार्टी में, आप देखिए किसी ने अजगर बनाया तो किसी ने सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने फरीदाबाद की एक रैली में सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर बोला, अरे भाई मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा तो जाटों को क्या दूंगा। ऐसे ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं हरियाणा की राजनीति में। तो ये अगर आप ये सोचें कि बड़ौदा उपचुनाव में जाति फैक्टर नहीं लेके आएगी कांग्रेस या कोई और राजनीतिक पार्टी, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये परंपरा, ये राजनीतिक सर्वाइवल ही जातियों पर होता है। यहाँ पर यही बात हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि जाति फैक्टर को हावी नहीं होने देंगे। हम हावी नहीं होने देंगे, लेकिन वहां पूरी कोशिश रहेगी कि अगर जातियों से हम हट गए तो हमारा सर्वाइवल कैसे होगा, हमारा राजनीति, हम प्रोफाइल कैसे कर पाएंगे राजनीति के अंदर। तो ये बहुत आपने खुद ही, मुझे लगता है आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया कि हरियाणा में जाति फैक्टर नहीं चलता। मैं इस बात को डिनाई करता हूँ, चलता है। और हर राजनीतिक पार्टी, यानी मुख्यमंत्री के बयान को भी आप डिनाई करेंगे क्या, कि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हावी नहीं होने देंगे और आप कह रहे हैं कि चलता है, यानी कि इस बार भी चलेगा? मैंने आपसे कहा यही बात, बहुत अच्छी बात, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जातिगत फैक्टर को हावी नहीं होने देंगे, और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इनका बेस ही जातिगत आधार पर है। इन्होंने जातियों को ही गुमराह किया, बेसिकली कुछ नहीं किया, उस जातियों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें गुमराह किया। यही बात हमने, यही किला तोड़ना है कि अब जातिगत आधार पर कोई चुनाव ना हो सके। चुनाव होगा तो ईमानदारी
ईमानदारी पे होगा, पारदर्शिता पे होगा, चुनाव होगा तो नेतृत्व पे होगा। आप ये देखिए, कोई व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे अलावा ये बात बोले कि हमारा ये नेतृत्व है, इस नेतृत्व को देकर के चुनाव देखिए, चुनाव करिए, कोई नहीं बोलेंगे। वहां गुड़ा भाग चल रहा होगा कि कौन सी जाति हावी है, कौन सी जाति नहीं है, कौन सी जाति में कितने वोट हैं, कितने वोट हमें मिलेंगे, कितने वोट उनको जाएंगे। अरे भोला भाला कैंडिडेट है, भोला भाला ईमानदार कैंडिडेट है, मेहनती कैंडिडेट है, देश के लिए गौरव है। और जो गौरव है वो कहता है मैं अपने हल्के को एक बड़ी संपदा देना चाहता हूं, मेरे पास एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, अगर मेरे ईमानदार मुख्यमंत्री मुझे कोई ग्रांट करते हैं तो मैं उसको वहां पर पहुंचाना चाहता हूं, उसकी जनता को देना चाहता हूं। ठीक है। और अगर ये मैं सबसे पहले इस डिबेट से आप आगे बढ़े, मैं छोटी सी बात रख दूं, देखिए कहीं ना कहीं अभी देखिए थोड़ी देर में विकास मुकुश की बात भी आएगी। आप ये बताइए, जो भी व्यक्ति हमारे से पहले वहां पर विधायक रहे जिस भी राजनीतिक पार्टी के, वो टीवी पर बैठकर बोलते कि बड़ौदा जितना विकसित जिला, बड़ौदा जितना विकसित हल्का कोई नहीं है हरियाणा में, केवल इतनी बात बोलते हैं। यहीं पे बड़ौदा की जनता निर्धारित कर लेगी कि अगर ये हमें विकसित बता रहे हैं तो फिर बताइए हमें कौन सा विकास और चाहिए। विकास तो हो चुका है यहाँ पर, आगे विकास की जरूरत नहीं है। ठीक है जेटली साहब, हमारे साथ 3 मेहमान और जुड़ गए हैं। जेजेपी की तरफ से दीप कमल सारन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, एनएलयू की तरफ से अमनदीप केसरी जी और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मलकानिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सारन साहब, क्या माना जाए अग्नि परीक्षा है ये उपचुनाव? ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बजरंग दास जी हमारे साथ हैं। बजरंग जी, आपने सुना जेटली साहब को, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जाति के आधार पर नहीं होगा, लेकिन जेटली साहब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, वो साफ साफ आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी का आधार ही जातिगत है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जाति के आधार पर नहीं होगा, लेकिन जेटली साहब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, वो साफ साफ आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी का आधार ही जातिगत है। शर्मा जी, साउंड नहीं आई। शर्मा जी, आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज मिल रही है गर्ग साहब? शर्मा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ शर्मा जी बोलिए। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ शर्मा जी मिली है। हेलो जी गर्ग साहब, मेरा सवाल सीधा सा है। जेटली साहब ने आरोप लगाया है कि आपकी जो पार्टी है वो जातिगत आधार पर राजनीति करती है, जबकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इस बार जातिगत समीकरणों को हावी नहीं होने देंगे। हेलो जी, हेलो, शायद ऑडियो प्रॉब्लम ज्यादा। जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी गर्ग साहब? हेलो, ठीक है, आप आपसे कांटेक्ट करेंगे गर्ग साहब। आप आवाज नहीं पहुंच पा रही है गर्ग साहब तक हमारी। अमनदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनएलओ से। अमनदीप जी, क्या जातिगत आधार जो बार बार हम बात कर रहे हैं और जो इस हमारी बड़ी बहस का मुद्दा भी है, क्या बड़ौदा चुनाव में ये फैक्टर देखने को मिलेगा? पार्टियों ने इस चुनाव को जातिगत आधार पर लड़ने की कोशिश की हुई है। आपने लगातार देखा कि पिछले एक हफ्ते से जब चुनाव हुआ कि दोनों पार्टियां किस तरह से केवल 35 और 1 का नारा देने में लगी हुई हैं। तो बड़ौदा विधानसभा का चुनाव, दोनों पार्टियां ना तो ये कह रही हैं कि भी हमने विकास करवाया या विकास के दम पर, ना ये कह रही हैं कि हम भाईचारा कायम करेंगे। पहले भी इनका मुद्दा यही था जातिगत आधार पर, और अब भी है। और बड़ौदा विधानसभा की क्षेत्र की जनता समझ चुकी है कि हमारे लिए सबसे स्वर्णिम अगर समय था तो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में था, जहां पर बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्र की भेदभाव पे, बिना जाति के भेदभाव पे, बिना धर्म के भेदभाव पे काम होते थे। एक गरीब आदमी भी सीना चौड़ा करके हरियाणा के अंदर जाता था, क्योंकि उसको ये यकीन होता था कि मैं मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रात के 12-12, 1-1 बजे तक। लेकिन केसरी साहब, अगर इतना ही स्वर्णिम समय होता बड़ौदा के लिए आपकी सरकार का, तो 3 बार लगातार हार, और तीसरी बार भी ऐसी हार की, मतलब जिसे क्या बोला जाए? देखिए, नहीं बिल्कुल सर, ऐसा है कि बड़े मायने होते हैं। आप बिल्कुल बड़े मायने होते हैं अगर इतनी बड़ी करारी हार हो रही है तो। नहीं, 2019 की आप जो चुनाव का नतीजा अगर देख रहे हैं तो उसमें ये जरूर आप समझेंगे कि चौधरी देवीलाल के नाम पर जो उनका वोट बैंक था, वो जरूर एक दूसरे दल ने आके भ्रमित करने की कोशिश की। आप ही के लोग थे, आते थे, तो आप ही से अलग होकर हुए। हाँ बिल्कुल, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि लोग भ्रमित होकर, लेकिन चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट डालने की कमी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में कभी नहीं रही है।
चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है। लेकिन वही लोग आज ये स्वीकार कर चुके हैं कि हम बहकावे में आ गए थे 2019 के अंदर। आप भी देख रहे हैं ग्राउंड के अंदर, और जिनके बहकावे में आए थे उनकी हालत ये है कि वो आज तक एक बड़ौदा विधानसभा के एक भी गांव में घुस नहीं पाए हैं, और ना ही उनकी आगे हिम्मत है कि वो चुनाव में आए। लेकिन केसरी साहब, अगर 2019 से पहले की बात करें, उससे पहले भी तो 2 बार आप चुनाव हारे हो। हाँ, यानी गढ़ तो ढह गया पहले से ही। नहीं, 2 बार का अंतर आप केवल बताएंगे क्या? जी, आप स्क्रीन पे आंकड़े दिखा दीजिए कितने के अंदर से हमारा प्रत्याशी आ रहा है। और दोनों बार एक ही प्रत्याशी था, जो जिसकी कमी अब इस बार चुनाव में भी आपको देखने को मिली है, डॉक्टर कपूर नरवाल की, कि शायद वो अपने आत्मविश्वास में ही पीछे रह जाते हैं, अपने आत्मविश्वास में ही वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम अंतर से हमने 2 बार। ठीक है, ठीक है। गर्ग साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो गर्ग साहब, आरोप यही है कि आप लोगों की जो पार्टी है वो जातिगत आधार पर हमेशा चुनाव लड़ती है, उसी को आधार बनाकर आप हमेशा लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अगर विकास तो दूर दूर तक आपकी सरकार में हुआ ही नहीं था। शर्मा जी, जातिगत की बात कह रहे हो आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी अपोजिशन पार्टी बीजेपी इनेलो आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनके मार्फत से बता रहा हूं आपको जी। जिस पूरी देश की जनता को पता है हरियाणा के अंदर किस प्रकार जातिकरण खेला गया, कितनी बार हरियाणा को जलाया गया। देश के अंदर आप देखोगे, क्या हिंदू मुसलमान का झगड़ा किसने करवाया? ये तो इनका एक साजिश होती है। जाट नॉन जाट का खेल लो, किसान आड़ती को बिठा दो। आपके सामने इनके पास मुद्दा क्या है? आज पूरा आप देखिए, देश के अंदर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब ये दशहरा। तो गर्ग साहब, ये किसने बोला था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का ही होगा? कौन सा? एक बयान, बहुत बड़ा बयान आया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों का झगड़ा बीजेपी कराती है, तो ये बयान किसका था? क्या ये आग लगाने वाला नहीं था? मैं नहीं बोल रहा, पूरी देश की आम जनता बोल रही है। जात पात का जहर घोलना, जात पात का भाई को भाई से भिड़ाना, आज देखोगे किसान और आड़ती को बिठाने का इन्होंने पूरी साजिश करी है। हरियाणा के अंदर भी, देश के अंदर भी, जहां तक आप देखोगे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। पावन दशहरे के पावन पर्व पर रावण की जगह देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनके चेतों को लंबे लंबे बूथ बनाकर पूरी देश और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार जलाया गया आपके सामने है। आज देश का किसान, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर सरकार से पूरी तरह खफा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सरकार का एक मंत्री बड़ौदा में जाता है जी, 300 पुलिस की फोर्स लग जाती है, और वहां पर किसान और पीटीआई के टीचर काले झंडे लेकर प्रदर्शन करते हैं, गाड़ियां गिराव करते हैं, मसाई उसको निकालते हैं। इनके पास मुद्दा क्या है? इन्होंने हरियाणा में क्या किया? 6 साल ठीक है, बेरोजगारी आपके सामने है, 6 साल में बेरोजगारी, महंगाई। ठीक है गर्ग साहब, मैं आऊंगा। मलकानिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलकानिया साहब, सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, आप सबकी बात सुन रहे होंगे, सब कह रहे हैं कि जातिगत फैक्टर काम नहीं करेगा, जातिगत फैक्टर को हावी नहीं होने देंगे। विकास के नाम पर, नेतृत्व के नाम पर, या अपोजिशन कह रहा है कि जो बुरा हाल बड़ौदा का है उसके नाम पर वो वोट मांगेंगे। लेकिन क्या लगता है ये सच में सही है? जातिगत फैक्टर पीछे रह पाएगा? देखो, जो जातिगत फैक्टर है तो वो तो हमेशा थोड़ा बहुत काम करता है, इतना ज्यादा नहीं करता जी। जो सरकार है उसने अगर विकास कराया है तो वो विकास के नाम पर वोट मांगेगी जी। और जो अपोजिशन है उसका काम है विफलताएं गिराना, उसने क्या नाकामियां रही सरकार, लेकिन पर्दे के पीछे तो कुछ और ही खेल चलता है। जब जहां तक सवाल है भाजपा का, तो भाजपा में कांग्रेस के कुछ नेता भी शामिल हुए हैं, भाजपा की तरफ लोग जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भाजपा इसमें सत्ता में है, तो कोई भी पार्टी ऐसा नहीं चाहती, कोई भी वहां की जनता यही नहीं चाहती कि हमारा उम्मीदवार जाकर विपक्ष में बैठे। इसलिए थोड़ा बहुत झुकाव जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी ओर होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जातिगत, कुछ वोट ऐसे होते हैं वो कमिटेड होते हैं, कुछ कांग्रेस के पक्के वोट होते हैं, कुछ भाजपा के होते हैं, कुछ इन लोग होते हैं। ओम प्रकाश चौटाला के जाने से थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है, परंतु जो बात चौधरी देवीलाल के समय थी या इन लोगों के दो फोड़ होने के पहले थी, वो बात अब नहीं रही है। हम देखते हैं कि पिछले चुनावों में उन्हें कितने वोट मिले हैं,
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इसमें स्थिति है कांग्रेस और बीजेपी में, उसमें मुकाबला है। और कांग्रेस जो वो भी अपना जोर लगा रही, हुड्डा जी है वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, परंतु देखना है कि वो कहां तक सफल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष है वो अपनी जीत को सुनिश्चित बनाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। अगर ये पार्टी सीट जीत जाती है तो विपक्ष सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाएगा। इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो भाजपा यह कहेगी पहले भी सीट इनके पास थी, अब भी इनके पास चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हार जीत की, यानी माना जाए हार जीत की पटकथा पहले से लिखी जा चुकी है मलकानिया साहब। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जी मलकानिया साहब, माना जाए कि जिसकी भी हार होगी या जीत होगी, क्या बोलना है, क्या स्क्रिप्ट होगी, ये पहले से तैयार होती है? बिल्कुल पहले स्क्रिप्ट तैयार होती है, पहले पूरी तैयारी होती है। सत्ता पक्ष पर अगर सत्ता पक्ष जीत जाए तो हमेशा विपक्ष ये आरोप लगाता है कि पूरी सरकार यहाँ बैठी थी, मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, ये सारा कुछ होता है। अगर विपक्ष जीत जाता है, कांग्रेस जीत जाती है, तो भाजपा अवश्य कहेगी कि ये परमागत सीट जो थी वो कांग्रेस से थी, यहाँ कांग्रेस को सहानुभूति वोट भी मिले हैं, ये जो सीट थी वो कृष्ण हुड्डा जी के निधन से खाली हुई थी, इसलिए अगर वो सीट ले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है दीप कमल जी? दीप कमल जी, क्या माना जाए, क्योंकि गठबंधन के साथ ये पहला इलेक्शन है, इसमें जातिगत फैक्टर की बात सामने आ रही है, इसमें दल बदल की चीजें सामने आ रही हैं, तो कोई भी हार या जीत हो, लेकिन गठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगा ये? देखिए यतेंद्र, चुनाव तो मेरे ख्याल से हर बार जब भी होते हैं, चाहे लोकसभा के हों, पंचायत के हों, आम चुनाव हो या फिर इस तरीके से उपचुनाव हो, हर बार एक अच्छी परीक्षा वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनके लिए हमेशा ही रहती है। ग्राउंड कई बार किसी के फेवरेबल होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन ये चुनाव और आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि कल 1 साल पूरा कर रही है सरकार, हरियाणा सरकार, गठबंधन सरकार। क्योंकि आपने गठबंधन का जिक्र किया, तो ये ऐतिहासिक गठबंधन सरकार है। और इसी जनता जनार्दन ने पिछले साल इसी तरीके से अक्टूबर में ये फैसला दिया था कि ऐसी गठबंधन की सरकार बने। किसी एक दल को उन्होंने पूर्ण बहुमत नहीं दिया और जननायक जनता पार्टी को अवसर दिया। कल हरियाणा के लोगों को पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका भूमि पूजन हो रहा है कल हिसार में। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों जा रहे हैं। तो ये जो बड़ौदा की अब जो बात है, ये मैं मानता हूँ, चाहिए देखिए हार जीत तो एक पक्ष की हार होगी और की जीत होगी, लेकिन जो भी हारे वो पिछले साल को ध्यान में रखकर, पिछले अक्टूबर को और इस अक्टूबर को ध्यान में रखकर ये रखे कि जनता को हमेशा हमें तवज्जो देनी पड़ेगी, महत्व देना पड़ेगा। सभी विधानसभा सीटें, सभी क्षेत्र, सबका एक समान विकास करना पड़ेगा। क्या आपकी नसीहत गठबंधन के लिए है दीप कमल जी? चाहे वो कांग्रेस हारे, चाहे वो कोई और बात हो, लेकिन जैसी स्थितियां क्या आपकी नसीहत गठबंधन के लिए है? क्या अभी से हार की बातें हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव, आपने परीक्षा की बात करी कि ये गठबंधन के लिए एक परीक्षा की घड़ी है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक चुनाव इसी तरीके से होता है और जो उस चुनाव में हार जिसकी होती है उससे जो सबक लेता है उसको आगे फायदा मिलता है। अब जैसे पिछले साल जो चुनाव थे उसमें इनेलो को कोई एक विधानसभा सीट आई थी, 2% वोट आए थे। उन्होंने इस साल में क्या सबक लिया कि जो आज भी 1 और 1 11 करके सत्ता परिवर्तन करने वाले हैं, लोगों के बीच में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं इनेलो के नेता कि ये चुनाव उनकी पार्टी जीत जाएगी और उसके बाद प्रदेश में इनेलो के नेता तो कह रहे हैं कि बड़ा स्वर्णिम युग रहा है बड़ौदा के लिए, जब भी उनकी सरकार रही है, और 2019 में दूसरे लोग आए, उन्होंने भ्रम फैला दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिखाता है कि कुछ लोग हार से भी सबक नहीं सीखते हैं कि वो किस जगह खड़े हैं और कैसी उनको बातें करनी चाहिए। कितनी बड़ी बड़ी मनगढ़ंत बातें करते हैं। और कांग्रेस का हाल आपसे अब सबसे किसी से छुपा नहीं है। आपका सवाल बीच में कट रहा है, आप जब बात करते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास केसरी साहब से भी मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा कि वो किस तरह से भ्रम फैला रहे हैं या जो दूसरे जो आरोप लगाए गए हैं। लेकिन राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेटली साहब, कुनवा तो बढ़ रहा है बीजेपी का, जो दल बदल की प्रक्रिया शुरू हो गई और आमतौर पर होता ही है कि जब भी चुनाव होते हैं तो ये दृश्य देखने को मिलते ही हैं। लेकिन कुनवा में से तो आपके लोग भी भाग रहे हैं, ढुल साहब चले गए और आसपास के गाँव के प्रधानों को भी लेकर वो ताल ठोक रहे हैं आपके खिलाफ। देखिए, मैं एक स्पष्ट बात है कि आपने देखा कि कांग्रेस के विधायक जो 2 बार के विधायक रहे हैं, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। कोई पार्टी को छोड़ता है, कोई चला जाता है, एक बहुत बड़ी बात नहीं। यानी कि जो 2 विधायक आपके आए हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल तरीके से ले सकते हैं।
क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद बोला है कि आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, और आप कह रहे हो आने जाने से फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने आपसे कहा कि कोई आता है कोई जाता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है ये समझिए। फर्क इस बात से पड़ता है कि इतना वरिष्ठ नेता जो राजनीतिक पार्टी में रहा हो, उसने अगर वो ये कहता है कि मेरा दम घुटता है, वहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं होती, वहाँ आम जो कार्यकर्ता होता है वो कभी बड़ा नेता नहीं। शायद ऐसा ही बयान ढोल साहब का आया है मेरे हिसाब से। हाँ, धन्ना सेठ जो होते हैं, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, उन्हीं के बच्चे आगे चलते हैं, उन्हीं के बच्चों को टिकट मिलती है। ये बात बताना और साथ में कहना कि मेरा दम घुटता है, ये अपने आप में दर्शाता कि कितने लोगों का दम वहां घुट रहा होगा, कितने लोग वहां मजबूरी में रह रहे होंगे। और वहां की जनता का अंदाजा लगाइए। अगर कार्यकर्ताओं के ऐसे हालात हैं कि उनका दम घुटता है, तो आप जनता का अंदाजा लगाइए उनके क्या हालात होते होंगे। और जिस तरह की गुटबाजी का इल्जाम लगाया, उस गुटबाजी से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अब गुटबाजी के हिसाब से चलेंगे तो वहां राजनीति हो रही है। वहां चुनाव में सेवा का कोई भाव ही नहीं है, वहां केवल राजनीति हो रही है। किसको टिकट मिलेगी, किसकी कटेगी, मेरा बंदा तेरा बंदा, कहां से आएगा, ऊपर से नीचे से, ये सारे गुणा भाग चल रहे हैं उनके। अगर ऐसे गुणा भाग चलेंगे तो क्या आप अपेक्षा करते हैं कि वो डिलीवरी की बात करेंगे? ठीक है गर्ग साहब, किस तरह का गुणा भाग है कि एक एक करके सारे लोग जहाज से जा रहे हैं? क्या माना जाए जहाज डूब रहा है आपका? शर्मा जी, हमारे जहाज में तो लोग चढ़ रहे हैं, इतने लोग चढ़े हैं। प्रदीप सांगवान चढ़ गए, और जगवीर मलिक चढ़ गए आपके जहाज में, किताब सिंह भी चढ़ गए आपके जहाज में। दुल साहब भी उनकी टिकट पे लड़े थे, वो आ लिए। रादौर के विधायक थे, वो आ लिए। और दुनिया भर के नेता थे, पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और जो कूद के जा रहे हैं वो, अच्छा एक रॉकेट पे चढ़ गए, रॉकेट पे नाम गिना रहा हूँ, नीचे से आग लगाते हैं। और ये तो छोटे नाम नहीं है, सैकड़ों जो इनका अपना घर है वहां से तो उड़ चुके हैं। सबसे बड़ौदा की बात कर रहे हैं। मैं बता चाहता हूँ, जहाँ बड़ौदा चुनाव की बात है, आप देखिए वहां पर ऐसी स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। और जहां तक 5.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री जी एक बार भी बड़ौदा के विधानसभा के किसी गांव में, बड़ौदा विधानसभा हल्के के अंदर नहीं गए। नहीं, रथ यात्रा में तो सारी विधानसभाओं में गए थे, सारे हल्कों में गए थे। नहीं, चलो चुनाव के बाद बोल रहा हूं मैं। नहीं, जो रथ यात्रा निकली थी मुख्यमंत्री की, उसमें तो गए थे वो शायद। ये तो मत कहिए कि 5 साल में नहीं गए। आप चाहे बड़ौदा की रथ यात्रा, ये तो पिछली डिबेट में जब बात हुई थी तभी सामने आ गया था। नो शर्मा जी, बड़ौदा के अंदर रथ यात्रा नहीं गई है, चेक करवा लेना। ठीक है, ये मैं बीजेपी वालों से जवाब ले लूंगा जी। जब विधानसभा चुनाव आया, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुझे बड़ौदा का विधायक समझो जी। मुख्यमंत्री बड़ौदा का विधायक है तो करनाल का विधायक कौन? और एक बात और कहना चाहता हूँ, इस सरकार से प्रदेश का, देश का किसान, आड़ती, मजदूर सब सड़कों के अंदर है। ऐसी स्थिति है, यहाँ विकास के मुद्दे की आप बात कर लो, विकास का मुद्दे के ऊपर 6 साल के अंदर इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, कोई काम नहीं किया। किस बात की वोट मांग रहे हैं? दूसरी बात, आज महंगाई की ले लो, जो मैं आऊंगा जेटली जी आपके पास। ठीक है गर्ग साहब, केसरी साहब भी हमारे साथ हैं। केसरी साहब, आपने सुना दीप कमल जी ने बड़े आरोप लगाए हैं आप लोगों के ऊपर, कहाँ है आपकी पार्टी? ठीक है गर्ग साहब की बात। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके दिल का दर्द आप भी समझिए, और मैं भी आपसे यही निवेदन करूंगा कि ऐसे तीखे सवाल उनसे मत कीजिए। जो लोग कल तक चौधरी देवीलाल की विरासत का दम भरते थे, आज चौधरी देवीलाल के गढ़ के अंदर, बड़ौदा के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं समझा, जबकि आपको पता है वो फील्ड में उतरे थे। उनके शीर्ष नेता वहां पर गली गली घूम के आए। जब लोगों ने दरवाजे उनके मुंह पर बंद कर दिए तो आज उनकी ये हालत है। उनके बेचारों की जो मानसिक स्थिति है और दिली स्थिति है वो बहुत खराब है। हमारी सहानुभूति उनके साथ है, मेरी सहानुभूति दीप कमल जी के साथ है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को क्या समर्थन मिल रहा है वो आपकी टीवी के स्क्रीनें जरूर दिखा रही हैं, उसको देखकर और उनकी हालत खराब हो रही है। तो इसलिए मैं उस चीज पर नहीं जाना चाहता। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँ अपने साथी कांग्रेस के प्रवक्ता को कि रादौर से पूर्व में रहे विधायक श्याम सिंह राणा जी इनेलो में शामिल हुए, इनेलो में हुए जी। और कांग्रेस से और भाजपा से और जजपा से, तीनों दलों से भगदड़ मची हुई है। आप आज भी दिखा रहे थे, आपकी ज्यादातर जो टाइमिंग रहती है न्यूज की, सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज, वो यही दिखा रही है। इन दलों से भगदड़ मच रही है। और बड़ौदा की कहीं ना कहीं हम बात करें तो वहां पर जो है हुड्डा साहब
दीपेंद्र की जो राज्यसभा की सीट थी उसका कहीं ना कहीं जो है हिसाब चुकाना चाहते हैं, एहसास चुकाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड की स्थिति देख ली थी कि वहां पर वो हार रही है। आपने अभी जो गठबंधन के प्रवक्ताओं के बयान से भी आपने अंदाजा लगा लिया कि वो पहले ही मान चुके हैं हम हार रहे हैं, लेकिन उन्होंने हुड्डा जी को बोला कि भाई हम आपके ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसेंगे, वरना आप हमारी मदद करिए। और ये 3-4 दिन से जो पलायन हो रहा है कांग्रेस के नेताओं का, और हुड्डा साहब ने जो टिकट के अंदर धांधलेबाजी की, घपलेबाजी की, ये सब उसी का नतीजा है। लेकिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता ये सब जान चुकी है। और दावे के साथ कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल केवल विकल्प है, और आप देख रहे हैं कि लगातार जो बड़ौदा विधानसभा की क्षेत्र इनेलो के नेताओं के प्रति अपना प्यार दिखा रही है, वो इसी का नतीजा है। ठीक है दीप कमल जी, ठीक है, एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, छोटी सी बात। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास जेटली साहब आऊंगा, क्योंकि नहीं ठीक है, 10 सेकंड में रख दूं। क्या दीप कमल जी कहीं अरमान कहीं दबके रह गए हैं क्या जिस तरह से केसरी साहब जी? ख्याली पुलाव है, दिल बहलाने को विपक्ष के लोग और खासतौर से इनेलो के लोग ऐसी ही मनगढ़ंत बातें करते हैं और उनको अच्छी नींद आती है। इसके बाद भूख भी अच्छी लगती है, खाना भी हजम हो जाता है और नींद भी आ जाती है। ये पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं कि कभी वो परिवार में टकराव, कभी दोनों भाइयों में टकराव, कभी कोई और इस तरीके की अपनी थोड़ा होता है ऐसी बातों का ना, क्योंकि इन्हीं बातों का सहारा है और तो कोई सहारा है नहीं कि आप विधानसभा में कोई अच्छी ऐसी ताकत हो आपके पास, या कहीं पे और आपके बड़े जुलूस जल से निकल रहे हो, लोगों से बड़ा हाजिरी आ रही हो, बड़ी बड़ी संख्या में लोग गाड़ियां भर भर के आ रहे हो, वो सब तो बचा नहीं है उस राजनीति में, उस परिवार में। लेकिन मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि ये जो लक्षण है, ये जो चीजें हैं, इन्होंने ही इस पार्टी की स्थिति यहां पर ले जाए। मुझे खुद यकीन नहीं था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे खुद यकीन नहीं था कि इनेलो 8-10% वोटों से नीचे आ जाएगी या 5-7-10 विधायक बिना रह जाएगी, लेकिन 2% वोट, बड़ौदा में 3100 वोट, ये स्थिति पर अगर इनेलो आई है तो उसका कारण ये सोच है जो आपकी डिबेट में फिलहाल भी दिख रही है कि ये कह दो कि कांग्रेस और बीजेपी भी मिले हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी मतलब जो असली धड़े हैं, जो कि 95% वोट लेने वाले हैं इस चुनाव का, वो लोग मिले हुए हैं। मतलब हवा इससे बड़ी हवाई बातें और क्या होंगी, यानी कि जमीनी हकीकत नहीं समझ पा रहे हैं। राजनीतिक दल का भविष्य नहीं बना सकती ये बातें जी। ये ठीक है मलकानिया साहब, जो ये भगदड़ हो रही है और होती है अक्सर, इस भगदड़ के क्या मायने निकाले जाएं, क्या इशारा कर रही है? देखो, जो भी पार्टी है वो चाहती है कि हमारे में जो दूसरी पार्टियों के लोग आएंगे तो मतदाताओं में ये संदेश जाएगा कि ये पार्टी मजबूत है और इसको लोग वोट देंगे और पार्टी सत्ता में आएगी। इसलिए जो सभी पार्टियां ये कोशिश करती हैं कि दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको अपनी पार्टी में बनाया जाए। परंतु जब तुम सभी तरफ से ऐसा होता है तो इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर एक ही पार्टी में लोग आए तो ये लगता है कि हवा चल रही है। जब दोनों पार्टियों में सभी में जाए तो ये नहीं होता है कि हवा चल रही है, तो ये होता है कि सब अपना प्रभाव डालना चाहते हैं और सभी चाहते हैं। तो इसमें क्या लग रहा है बड़ौदा में मलकानिया साहब की किसकी हवा चल रही है, किसमें ज्यादा शामिल हो रहे हैं लोग? किसानी को होता है, ये जो प्रभाव है ये आम चुनावों में तो हो सकता है, परंतु उपचुनावों में इतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, परंतु ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी मजबूत है, इसलिए लोग हमारी साइड आ। बताइए जेटली साहब, बड़े समय से आप बोलना चाहते हैं, मलकानिया साहब ने भी स्पष्ट कर दिया कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जो बड़े बड़े नाम गिना रहे हो जिनके शामिल होने पर प्रभाव पड़ने की आप उम्मीद जो जता रहे हो? नहीं, मैं एक बात बड़ी अजीब सी देख रहा हूँ इस डिबेट में जी। जो इनेलो के प्रवक्ता हैं, थोड़ी गंभीरता के साथ अगर इस चुनाव को लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारा कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे वो असली नंदू का ठेका, उसके आगे नकली नंदू का ठेका, मतलब हम बड़े हैं, ये हमारी पार्टी है, ये दूसरों की पार्टी है। ये बात मुझे लगता है बहुत खत्म हो जानी चाहिए, इसके कोई मायने नहीं है। और ये प्रदेश की जनता आज बहुत जागरूक है। ये पुरानी 30 साल पहले की राजनीति नहीं है अब यहाँ पर चलने वाली, क्योंकि यहाँ की लोग जनता जो है वो समझती है चीजों को, वो बेहतर तरीके से जानती है कि मेरा भविष्य क्या होना चाहिए, मेरा आज क्या है और कैसे मैंने अपने भविष्य को सुधारना है। मैंने सबसे पहले आपकी डिबेट पे कहा था कि जिन जिन लोगों के विधायक वहां रहे हैं, क्या वो इस बात को एडमिट करते हैं कि बड़ौदा सबसे विकसित क्षेत्र है? उस
उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता हरियाणा में, और उससे बेहतर होना भी नहीं चाहिए। जितना हो गया वो ये आरोप तो गर्ग साहब जो कांग्रेस वाले हैं वो भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहां आज तक पहुंचे ही नहीं है, और वो केवल अपने को वहां का विधायक बता रहे हैं। करनाल का विधायक कौन होगा? नहीं, मैं केवल एक ही बात बोल रहा हूँ। देखिए, विधायक तो योगेश्वर दत्त होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इनके मुंह से भी निकल जाएगा थोड़ी देर में इसी डिबेट में। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि ये कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जिस राजनीतिक पार्टी के विधायक वहां रहे उन्होंने क्या बात रखी? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर ये समस्याएं हैं। मतलब आप इसका अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी समस्याएं होंगी, बावजूद उसके कि हमने बिजली पहुंचाई, हमने पानी पहुंचाया, हमने सड़कें पहुंचाई, हम वहां पर राइस मिल की बात कर रहे हैं, मंडी की बात कर रहे हैं। तो हम ये सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी हम नहीं बता रहे कमियां खुद बता रहे हैं कि हमारे ही विधायक रहे और ये कमियां वहां पर है। तो अगर ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की 10 साल की सरकार और इनेलो के विधायक जो पहले से क्लेम करते आ रहे, लेकिन उनका यही तो आरोप है कि उनका विधायक उनकी पार्टी का विधायक था, इस वजह से सरकार ने वहां पर ध्यान ही नहीं दिया, सौतेला व्यवहार किया। बिल्कुल नहीं, अगर सौतेला व्यवहार किया होता तो ये ट्रांसफार्मर, ये बिजली, ये पानी, ये सड़कें ना पहुंचती। तो पिछले 3 महीने का अगर काम को छोड़ दें तो पिछले 5 सालों में क्या किया? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास तो पूरा बिल्कुल बताइए। 5 साल का काम नहीं होया, पूरा खाली घोषणा हुई है। नहीं, हमारे पास तो पूरा आंकड़ा है। हम तो ऐसा है, देखिए, हम तो चाहते हैं कि कोई आदमी, कांग्रेस का है, इनेलो का है या किसी भी राजनीतिक पार्टी का है, उसका खामियाजा वहां की जनता को क्यों भुगतना पड़े? अरे भाई, जनता ने चुना है, हमारी सरकार वहां पर है, हम उस जनता को क्यों खामियाजा भुगतने दें? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पे या किसी और राजनीतिक पार्टी के बहकावे में अगर जनता गुमराह है तो इसका खामियाजा, ठीक है गर्ग साहब बताइए, ये तो आंकड़े गिनाने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि आपके विधायक ने काम नहीं किया। आंकड़े तो मैं दूंगा आपको शर्मा जी। एक बात दावे के साथ पहले अपने आंकड़े दीजिए, पहले अपने आंकड़े दीजिए और बोलिए कि बड़ौदा से विकसित कोई जगह नहीं है, हमने उसकी डेवलपमेंट कर दिया, अब वहाँ विकास की कोई जरूरत नहीं है, बता दीजिए ना। जेठली जी, मैं आंकड़े भी दे रहा हूँ, सुन लो मेरे, होगी आपको देख रही, मेरी आंकड़ी भी सुन लो। बोल दीजिए, हमने विकास कर दिया और जरूरत नहीं है। आज की तारीख नोट कर लेना, समय नोट कर लेना। दावे के साथ कहता हूँ, भारी बहुमत से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। आप विकास की बात करते हो, सुनो, मैं बताऊँ आपको, विकास की बात की हमने भी सुनी है। बड़ौदा विधानसभा के अंदर 17 बिजली के सब स्टेशन कांग्रेस पार्टी ने बनाए। जो सड़कें की बात करते हैं, सड़कों का जाल कांग्रेस राज के अंदर बिछा, यहाँ तक कि जो 1 महीने में 15 दिन तक खेतों में टेल तक का पानी पहुंचाने का काम कांग्रेस राज के अंदर हुआ। और जहाँ जितने भी विकास हुए हैं वो कांग्रेस के राज में हुए हैं। आप कहते हो सबसे आप कहते हो कि हमने हमारे लिए समान रूप से समान क्या हुआ? आप ये बताइए 5.5 साल के अंदर ऐसा बोल दीजिए, ऐसे ही रखेंगे हम, जैसा बड़ौदा है वैसे ही रखेंगे, इतना तो बोल दीजिए। ठीक है दीप कमल जी, अगर कांग्रेस या बीजेपी की बात माने, ये दोनों का आरोप, दोनों का दावा है कि काम हुए हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से 3 बार जीता है, तो कुछ तो काम हुआ होगा। ठीक है, मैं अगर सब आऊंगा आपके पास। ठीक है जी दीप कमल जी। 3 महीने विकास नहीं हुआ, सिर्फ झूठी घोषणाएं हुई है, झूठी घोषणा करके हरियाणा को लूट रहे हैं काम। ठीक है गर्ग साहब, सुन ली मैंने आपकी बात। ठीक है जी। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, बड़ौदा के लोगों को मैं तो ये बहुत अच्छा अवसर मानता हूँ कि उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर आया है कि वो चुन लें कि किस पार्टी ने और किस सरकार ने उनके लिए अच्छा काम किया है और उसी को वोट दें। ये बहुत जरूरी है। मैं तो इसको एक अच्छा पैमाना मानता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां सोनीपत तो एक फॉर ग्रांटेड लेकर चलते रहे हमेशा, बस लोगों के लिए एक बात कह दी कि तुम मेरे और मैं तुम्हारा, वो हरियाणवी में बोल दिया और बस बाकी काम अपना रोहतक और झज्जर, क्योंकि वो उनके बेटे की लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था, और सोनीपत को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते रहे। जब अपनी राजनीतिक अस्तित्व की बात आई तो उसी सोनीपत से आकर लोकसभा का चुनाव लड़ लिया, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से वहां से भी हार गए। ये उनकी असलियत दिखाती है, उनकी राजनीति को दिखाती है। इसमें एक पैमाना तो ये है कि जिस तरीके से वो उन्होंने, मैं आपको ये बात कहता हूँ कि वो लोगों को हमेशा एक दो जुमला देते हैं और बस बहका के रखते हैं सोनीपत रोहतक के लोगों को। लेकिन दीप कमल जी, जो बात आप ये कह रहे हैं वो बात आप पर भी तो लागू होती है कि 1 साल पहले इसी सरकार के खिलाफ काम नहीं हुआ ये कहकर आप लोगों ने वोट मांगे, फिर समर्थन दे दिया, सरकार बना ली। तो क्या 1 साल में इतना काम हो गया कि अब आप उनके समर्थन में वोट मांग रहे हो, अपने प्रत्याशी भी नहीं उतारा? इतना काम
सारे काम किसी सरकार में नहीं होते, हर सरकार में सुधार की गुंजाइश है। जो विपक्ष में हो उसका धर्म बनता है कि ईमानदारी से सरकार की कमियां बताए और बेहतर सरकार कमियां बताएंगे आप बड़ौदा में क्या क्या कमियां हैं ईमानदारी से के साथ हो तो सरकार के साथ मिलकर तेजी से काम करें। अगर हम इस वक्त विपक्ष का काम करेंगे तो ये कांग्रेस और इनेलो वाले क्या करेंगे? हम इस वक्त तो आप ईमानदारी से कमियां बताएंगे क्या जी? आप ईमानदारी से कमियां बताएंगे एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी होने के नाते कि बड़ौदा के लोगों को क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, राजनीति में अगर हम सरकार के साथ है तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सरकार के संसाधनों का सही इस्तेमाल करके ज्यादा तेजी से विकास करवाएं, सबके लिए समान विकास करवाएं। ठीक है केसरी साहब बताइए। ये काम करेंगे, ठीक है, जिसका जो धर्म बनता है वो करना चाहिए। मैं दूसरी बात एक कह रहा था, एक छोटी सी धर्म तो जनता के प्रति बनना चाहिए दीप कमल जी। हाँ, एक छोटी सी सत्ता के साथ नहीं, सरकार के साथ धर्म नहीं होता। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है केसरी साहब, मेरा सवाल वही है 2019 की मैं बात करूं जो आप बार बार कह रहे हो, अगर उनके पहले का भी आंकड़ा देख लो, गढ़ तो ढह चुका है इनेलो का। मैं आपको ये यतेंद्र जी फिर बताऊंगा कि कोई बात नहीं, आप थोड़े समय के लिए यही सारे नेता बीजेपी में या कांग्रेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इक्का दुक्का इनेलो में, यानी कि दूसरे लोगों को भी लग रहा है जो दल बदलू नेता हैं या जो मजबूरी में या अपने अपमान की वजह से दूसरी राजनीतिक पार्टियों में जा रहे हैं, इनेलो में क्यों नहीं, एक दो को छोड़कर। आप यतेंद्र जी, इसी बात का मैं आपको जवाब देता हूँ और बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे मित्र तो मुझे वैसे कह देते हैं, लेकिन मैं जो भी जवाब देता हूँ आपको तथ्य के साथ देता हूँ। कांग्रेस और भाजपा के 90% जो विधायक मंत्री अभी भी हैं, जो मौजूदा हैं, 90% कह रहा हूं मैं, वो चौधरी देवीलाल की नर्सरी से पैदा हुए। और आप आज हम 4 लोग बैठे हैं, शायद मैं गलत ना हूं तो राजीव जेटली जी भी, दीप कमल जी भी और मैं भी, हम भी उसी नर्सरी के पौधे हैं। तो ये कह देना कि अस्तित्व नर्सरी हो सकती है, लेकिन आदमी क्लास भी तो आगे पढ़ेगा ना, आदमी आगे की भी तो शिक्षा लेगा। नहीं मिल रही होगी नर्सरी तक ही थोड़ी रहना है। ये मत कहिए, मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा जो सीधा सा सवाल है उसका जवाब दीजिए। मेरा आपका यही जवाब था जो आप कह रहे हैं ना कि भाई इक्का दुक्का लोग शामिल हो रहे हैं, ये सारे ही हमारे यहाँ से पैदा हुए लोग हैं। लेकिन आप ही के साथ नहीं है, यानी कि जहाज डूब रहा है। नहीं, जहाज डूब रहा होता तो सर आपके सामने जिनका जहाज डूब रहा है वो चंडीगढ़ कोठियों में बैठे हैं, वो सुरक्षा के घेरे में बैठे हैं, जो मैदान पे नहीं है। दल बदल वालों से पूरी तरह से प्रभावित है आपकी पार्टी, कोई ज्यादा लोग आना नहीं चाह रहे। नहीं, हम रखते ही नहीं दल बदलों को। हमारा बड़ा स्पष्ट संदेश है, हम गद्दारों को बाहर भेजते हैं और ये दोनों पार्टियां गद्दारों से भरी हुई है। मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूँ। और दूसरी ठीक है, यानी कि दीप कमल जी और जेटली साहब गद्दार हैं आपके लिए। जी जेटली साहब पैदा यहाँ से हुए, आप सुनिए मेरी बात को। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। जी बताइए यतेंद्र जी। जी जेटली जी, आपसे पहले ही कहा था, चर्चा कुछ ऐसी हो रही है कि असली नंदू का ढाबा, मतलब हम असली हैं और बाकी नकली हैं। मतलब यहाँ पर ये क्लेम किया जा रहा है कि मैं विरासत को संभालूंगा। तो वो लिखा रहता है कि पुश्तैनी दुकान इतनी है, 50 साल 100 साल पुरानी, असली दुकान यही है। तो आ जाएगा नया नंदू का ढाबा, एक पुराना नंदू का ढाबा। ये तरीका नहीं है बताने का, तरीका नहीं है। मैंने आपसे कहा गंभीरता से चुनाव लड़िए। अरे चुनाव तो लड़ लीजिए कम से कम अच्छी तरह से। आप यही क्लेम करते रह जाएंगे कि हमारे किसकी संपदा किसके साथ है, लेकिन जनता इन बातों से बाहर निकल चुकी है। चौधरी देवीलाल जी के रहते इनेलो की सरकार रही, उसके बाद एक बार भी बताइए सरकार बनी हो तो चौधरी देवीलाल जी जब तक थे तब तक सरकार रही थी। तो चौधरी देवीलाल जी ने इस बात को कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे समर्थन दे दीजिए, और जनता ने दे दिया था। आप उसको भुलाने की कोशिश करें और सोचे कि आज भी हम देवीलाल जी के नाम पर अपना आगे ढाबा चलाएंगे, तो वो मुमकिन नहीं है। अब जनता जागरूक है, जनता को सब पता है कि मुझे क्या देना है, कैसे करना है। ये जज्बा को नसीहत है इनकी, ये जज्बा को नसीहत है क्या इनकी? ये तो जज्बा वाले बताएंगे कि नसीहत आपकी है कि उनके लिए है। जी कमल जी आप क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, समय बहुत कम है, जल्दी अपनी बात कीजिए। जी ठीक है, मलकानिया साहब, क्या लग रहा है कि जिस तरह से चुनाव जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है, क्या सच में विकास के नाम पर वोट पड़ेगा कि जाति फैक्ट्री एक बार फिर से सामने आएगा? मैं कह रहा हूँ आपको, मैं आऊंगा गर्ग साहब आपके पास। मलकानिया जी को सुन लीजिए। हमारे टाइम में विकास नहीं हुआ, हमारे इलाके में कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि लोग कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? पहले भी उनका विधायक था तो वो विकास नहीं करा सका, तो अब कैसे करा सकेगा जब सरकार भाजपा की है? जब सरकार भाजपा की, बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये विकास नहीं हुआ इसलिए मुझे हमें वोट दो, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जो सरकार होती है वो अपने विधायक का
पूरा ख्याल रखती है। जो विपक्ष का है, कहने को तो कहते हैं कि हम सब जगह बराबर का विकास करते हैं, परंतु जो सत्तारूढ़ का विधायक है वो जाकर मुख्यमंत्री के पास जाकर अपना काम करा लेता है, विकास भी करा लेता है, और जो विपक्ष का वो झिझकता रहता है, और उसको अगर विकास कराना है तो वहाँ धरने देना पड़ते हैं, आंदोलन करना पड़ता है। विकास तो विपक्ष का नेता भी करा सकता है, विपक्ष का विधायक भी करा सकता है, परंतु उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, जनता को साथ लेकर करना पड़ता है। ठीक है गर्ग साहब, आपने सुना मलकानिया साहब को, आप भी बार बार ये कह रहे हो कि आपके साथ सौतेला व्यवहार किया गया, आपके हल्के के साथ कांग्रेस का विधायक था, तो अब जनता क्यों विश्वास करेगी? अगर कांग्रेस के विधायक के साथ सरकार साथ नहीं दे रही, वो विकास नहीं करा पाते लड़ाई करके अपने जनता के हकों के लिए, तो फिर क्यों विश्वास करेगी जनता आप पर? क्योंकि सरकार तो अभी भी बीजेपी की है। मैं सरकार बीजेपी की रही जाऊं, मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं, ये चुनाव सरकार बेनाम किसान, सरकार बेनाम व्यापारी, सरकार बेनाम जनता है, और जनता पूरी सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरी हुई है, और 100% कहता हूँ दावे के साथ कहता हूं। लेकिन एक सीट से सरकार पर असर तो पड़ेगा नहीं गर्ग जी, सरकार पे तो क्या जनता सोचेगी नहीं कि विकास कौन कराएगा? 6 महीना में सरकार जाती रहेगी, सरकार के विधायक पूरी तरह से सरकार से खपा है, नाराज है, अंदर खाने सरकार के। देखिए आपकी बात पर दीप कमल जी मुस्कुरा रहे हैं। दीप कमल जी ठीक है, कम शब्दों में जवाब, ठीक है, समय नहीं है, लास्ट अंतिम, ठीक है दीप कमल जी जल्दी 10 सेकंड में जी। देखिए 2 चीजें बड़ौदा के लोगों को याद रखनी चाहिए। एक तो ये कि कांग्रेस ये साजिश रच रही है कि वो फिर से ऐसा कोई फैसला ले ले कि वो फिर से 4 साल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और वहां पर कोई काम करने लायक विधायक उनके पास होना। एक तो ये साजिश कांग्रेस पार्टी रच रही है, और दूसरी साजिश ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो तंत्र मंत्र हैं वो फिर से चल जाएं। अब प्रदीप सांगवान क्यों छोड़ कर गए? वो 2014 में तब आए थे जब उन्होंने टिकट चाहिए थी सोनीपत लोकसभा की, बीजेपी से टिकट नहीं मिली थी उनके पिताजी की जगह, सोनीपत लोकसभा या विधानसभा की टिकट दी ना, 2019 में लोकसभा या विधानसभा की टिकट दी, 4 चुनाव में उनको टिकट नहीं दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ये साजिशें करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ अब बाकी नेता जो है वो भी। अब अगर आपने बीच में ढूल साहब का जिक्र किया, ढूल साहब किस लिए गए हैं? वो जुलाना से टिकट के लिए गए हैं वहां से, कि उनको लगता है कि वहां से वो कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी। लेकिन जब वो लड़ते थे तो उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र ढूल को वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट देते रहे। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ये चुस्की देते हैं ना टिकट वाली, ये लोगों को समझनी चाहिए। अब जो ये नेता इस तरीके कर रहे हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो जवान कर लेते हैं पूरी करते हैं, जो हमने कांग्रेस ने घोषणा। ठीक है, किन ख्यालों की बातें कर रहे हैं? ठीक है, समय खत्म हो चुका है। आप सभी लोग इस बड़ी बहस में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ौदा की जनता खुद देख रही है कौन कौन सी पार्टी उनके लिए अच्छी है, और साथ में यह तय होगा कि जातिगत फैक्टर पर यह चुनाव जाता है या सच में जो विकास की बात हर राजनीतिक दल करते हुए नजर आता है उस पर जनता होती है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही।